Yes, 8th class. Now the topic is growth of trade. By the end of the 16th century, European overseas trade began to fetch enormous profits. अब जो 16th century के एंड तक यूरोपियन जो थे उन्होंने ओवरसीज ट्रेड बिगेन टू फैच एनॉर्मस प्रॉफिट्स। उन्होंने जो है सी के रास्ते अपना जो व्यापार था उसको बढ़ाना शुरू कर दिया और उससे जो है उनको एनॉर्मस प्रॉफिट मिला। मीन्स काफ़ी प्रॉफिट्स जो है वो कमाने लगे व्यापार से। The rulers of several European countries such as Poland, England and France granted exclusive rights to group of merchants to start companies to trade in the East. अब मर्चेंट्स लोग कौन से होते हैं? जो व्यापार करते हैं, व्यापारी होते हैं, उनको मर्चेंट्स बोलते हैं। तो जो रूलर्स थे, शासक थे सेवरल यूरोपियन कंट्रीज़ के, कुछ जो यूरोपियन कंट्रीज़ के जैसे नाम भी यहाँ पर गिवन है, पोलैंड है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, उन्होंने जो एक्सक्लूसिव राइट्स देने शुरू कर दिए मर्चेंट्स के ग्रुप को कि वो वहाँ पर जो है ईस्ट में व्यापार के लिए अपनी अपनी कंपनियाँ स्टार्ट कर सकते हैं। दे कैन एस्टेब्लिश कंपनीज इन द ईस्ट। इन रिटर्न, अब वापसी में क्या इनको क्या मिलता था रिटर्न में? रूलर्स रिसीव्ड अ शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स। इनको प्रॉफिट्स का जो है एक शेयर भी इनको मिलता था, यानी कि कुछ पैसे इनको भी मिलते थे। दस द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो सेटअप इन 1600। यही कारण था इसका से जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो 1600 में यहाँ पर सेटअप की थी। तो धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे इंडिया पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। अब जो सेकेंड कंपनी आप कह सकते हो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1602। तो ये कब एस्टेब्लिश की गई? 1602 में। फर्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी, देन सेकंड डच ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि ईस्ट के कंट्रीज से था इसलिए इनका नाम ईस्ट रखा गया है। द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1664। अब जो फ्रेंच लोगों ने जो है फ्रांस के लोगों ने एस्टेब्लिश की वो की 1664 में। नेक्स्ट टॉपिक इज colonization. The several European countries managed to establish their political control over large areas around their trade settlements in different countries all over the world. काफ़ी यूरोपियन जो कंट्रीज थी उन्होंने एस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया अपना पॉलिटिकल कंट्रोल भी, यानी कि वहाँ पर राज करने के लिए अपनी पॉलिसीज़ भी वो लेने लगे, डिसीजंस देने लगे। तो पॉलिटिकल रूप से भी वो उन्होंने काफ़ी एरिया पर जो है अपना कंट्रोल करना शुरू कर दिया। अराउंड देयर ट्रेड सेटलमेंट्स, अपनी जो है ट्रेड सेटलमेंट्स भी की उन्होंने, ट्रेड को, व्यापार को भी सेटलमेंट किया और लार्ज एरिया को भी एक्वायर करना शुरू कर दिया। पॉलिटिकल कंट्रोल उन पर करना शुरू कर दिया इन डिफरेंट कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जो कंट्रीज हैं उनके ऊपर। दीज एरियाज केम टू बी नोन एज कॉलोनीज। अब इन एरियाज को जो दूसरे के अंडर चली जाती हैं तो उनको क्या बोला जाता है? कॉलोनीज। एंड द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग कॉलोनीज, और इन कॉलोनीज को एक्वायर करने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं कॉलोनाइजेशन, यानी इनको हथियाना, कॉलोनीज को उनको बोलते हैं कॉलोनाइजेशन। तो ब्रिटेन, पुर्तगाल, अंडरलाइन दिस, ब्रिटेन, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, इटली, ये जो थे एस्टेब्लिश्ड देयर कॉलोनीज, इन्होंने अपनी कॉलोनीज एस्टेब्लिश की इन एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। तो इन कंट्रीज में इन्होंने अपने जो है कॉलोनीज को एस्टेब्लिश किया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कैपिटलिज्म। बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन द यूरोपियन कंट्रीज। अब इससे पहले कि यूरोपियन कंट्रीज में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता, अब ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मीन्स क्या होता है कि जो फैक्ट्रीज हैं या कंपनीज हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में एस्टेब्लिश होने लगाने शुरू कर दी, तो उसको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है। तो उससे पहले वो होता है यूरोपियन कंट्रीज में द लैंड वॉज अंडर वेरियस शेड्यूल लॉर्ड्स, कि जो लैंड थी वो किसके अंडर थी? काफ़ी जो शेड्यूल लॉर्ड्स थे, जो संज्ञा लॉर्ड्स थे उनके अंडर थी। हु वर पावरफुल, और वो पावरफुल भी थे, मीन्स काफ़ी राजाओं के अंडर थी। दे कलेक्टेड टैक्सेस, वो क्या करते थे? इस लैंड से टैक्स कलेक्ट करते थे। एंड इम्पोज्ड फाइन्स ऑन फार्मर्स, और फार्मर्स के ऊपर फाइन लगाते थे अगर वो नहीं देते थे टैक्सेस को। एंड लिव द लाइफ ऑफ लग्जरी, और इस
कलेक्शन ऑफ टैक्सेस से वो अपनी लाइफ को क्या लग्जरीज जीते थे, बड़ी आराम की लाइफ को जो है जिया करते थे, हर उनकी रिक्वायरमेंट्स जो है वो टैक्सेस से वो अपनी फुलफिल करते थे। आफ्टर द अराइवल ऑफ द फैक्ट्री सिस्टम, लेकिन फैक्ट्री सिस्टम के आने के बाद अ न्यू क्लास ऑफ पीपल अरोज, एक नया वर्ग उभर कर आया लोगों का, हु वर द ओनर्स ऑफ द फैक्ट्रीज, जो किसके ओनर्स थे, फैक्ट्रीज के। पहले तो लैंड ओनर्स थे जो टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करते थे, अब फैक्ट्री ओनर्स भी आने शुरू हो गए। देयर ओनली मोटिव वॉज टू मेक मनी, उनका सिर्फ मोटिव क्या था, पैसा कमाना। दीज पीपल कंट्रोल द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ देयर गुड्स, ये लोग क्या करते थे, प्रोडक्शन को कंट्रोल करते थे, फिर उसकी मार्केट को कंट्रोल करते थे, अपनी जो भी ये कमोडिटीज थिंग्स बनाते थे। और इन द अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि दे कंट्रोल्ड कैपिटल, वो जो है कैपिटल को कंट्रोल करते थे। कैपिटल मीन्स पूंजी को कंट्रोल करते थे। दस दे केम टू बी नोन एज कैपिटलिस्ट, इसलिए उनको क्या बोला जाता है, कैपिटलिस्ट। दे पेड मीगर सैलरीज टू देयर वर्कर्स, तो क्या करते थे, बहुत कम सैलरी जो है लोगों को, वर्कर्स को दिया करते थे। एंड एक्सप्लॉइटेड देम इन न्यूमरस वे, और उनको जो है अलग अलग तरीकों से जो है वो एक्सप्लॉइट करते थे, उनका शोषण करते थे। दिस वे देयर वर टू डिस्टिंक्ट ग्रुप्स ऑफ पीपल, द कैपिटलिस्ट और द वन हु हैड मनी एंड ऑल कंफर्ट्स। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दो ग्रुप्स में बटा हुआ था समाज। एक कैपिटलिस्ट थे, कैपिटलिस्ट मीन्स हु ओन्स फैक्ट्रीज, जो ओनर्स ऑफ फैक्ट्रीज थे, और वन हु हैड मनी एंड ऑल कंफर्ट्स, जिनके पास पैसा भी था और कंफर्ट्स भी था। ये कौन थे, लैंड ओनर थे, जैसे फाइन कलेक्ट करते थे या टैक्सेस कलेक्ट करते थे। दिस वे देयर वर हु हैड मनी एंड ऑल कंफर्ट्स एंड द वर्कर्स और द हैव नोट्स हु वर्कड हार्ड येट डिड नॉट अर्न मच। अप टू हुए एक वर्ग कैसा था, जो अमीर था यानी कि रिच पीपल थे, और दूसरा हुआ वर्कर्स जो पुअर पीपल थे। तो यानी कि हमारा जो समाज था वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड हो चुका था। नाउ कैपिटलिस्ट एंड वर्कर्स, जिनको हैव नोट्स हु वर्क, जो काम ज़्यादा करते थे लेकिन कमाते कम थे, ज़्यादा नहीं कमाते थे। अब नेक्स्ट है पॉलिटिकल रिवॉल्यूशंस। अब राजनीतिक रूप से जो क्रांति आई वो हम इसमें पढ़ेंगे। वी शैल रीड अ पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन इंग्लैंड इन द लेट 17th सेंचुरी। जो पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन आया, अब देखिए कब आया पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन, 17th सेंचुरी लेट, यानी कि लास्ट तक कह सकते हो आप, लास्ट में इंग्लैंड में। देर आफ्टर, इसके बाद द मोनार्क बिकेम अनसरेबल टू द पार्लियामेंट। अब इसके बाद क्या, थोड़ी काफ़ी चेंजेस आए पॉलिटिकल में। अब राजा पहले अपने आप डिसीजन ले लेता था, जैसा मर्जी डिसीजन ले, कोई उसका विरोध नहीं करता था। लेकिन इसके बाद राजा जो है वो थोड़ा आंसरेबल बन गया पार्लियामेंट को। जो पार्लियामेंट थी या लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकारें जो आती थी, उनको उसको आंसर करना पड़ता था कि मैंने ये डिसीजन क्यों लिया। द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ द पीपल, यानी कि वो पीपल की तरफ से रिप्रेजेंट किए गए थे कि भी हमारी तरफ से ये लोग डिसीजन लेंगे, तो उनको आंसर करना पड़ता था मोनार्क को। दिस वॉज फॉलोड बाई रिवॉल्यूशन इन नॉर्थ अमेरिका एंड फ्रांस इन द 18th सेंचुरी। अब ये जो है किससे फॉलो किए गए, फिर रिवॉल्यूशंस, क्रांति आई यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में, फ्रांस में 18th सेंचुरी में। दीज रिवॉल्यूशन एस्टैब्लिश द राइट ऑफ द पीपल टू पार्टिसिपेट इन देयर ओन गवर्नमेंट। तो इन रिवॉल्यूशन की वजह से लोगों को जो है अधिकार मिला कि वो अपनी गवर्नमेंट खुद बना सकते हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मीन्स जैसे डेमोक्रेसी आई, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार जो है एस्टैब्लिश होने लगी। नाउ दे हैव राइट टू टेक डिसीजन एंड पॉलिसीज। सो नेक्स्ट पॉइंट इज नाउ इंडस्ट्रियलाइजेशन। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बिगिन इन इंग्लैंड इन मिड 18th सेंचुरी। अब कब जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था, औद्योगिक रूप से क्रांति शुरू हुई थी इंग्लैंड में, वो 18th सेंचुरी के मिड में। व्हेन मशीन मेड गुड्स, जब मशीनरी, पहले तो लेबर काम करती थी फैक्ट्रीज में, लेकिन अब धीरे धीरे मशीनों ने लेबर्स का काम करना शुरू कर दिया। तो मशीन मेड जो गुड्स थी बिगिन टू रिप्लेस हैंडमेड गुड्स, हाथ से बने गुड को जो है रिप्लेस किया गया मशीन मेड गुड्स से। द रिवॉल्यूशन ब्रॉट अबाउट मैनी सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस इन द इंग्लैंड। तो इस रिवॉल्यूशन से काफ़ी सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस आए इंग्लैंड में। दीज चेंजेस स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स एंड टू नॉर्थ अमेरिका एज वेल। तो ये जो बदलाव आए, चेंजेस आए, लोगों को नई नई चीज़ें मिलने लगी, पहनावा में चेंज हुआ, तो ये जो है अदर पार्ट्स से
नॉर्थ अमेरिका यानी कि वर्ल्ड के हर एक पार्ट में धीरे धीरे जो है पहुंचने लगा। लार्ज इंडस्ट्रियल सिटीज वर डेवलप, इसकी वजह से बड़ी बड़ी जो औद्योगिक शहर थे वो डेवलप होने लगे, क्योंकि वहाँ पर लोग काम करने के लिए जाते और आसपास ही उनके जो है घर बनाने लगे, तो इस तरह से सिटीज़ वहाँ पर डेवलप होने लगे। नेक्स्ट, न्यू ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अब जो नीड्स थी ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड टू रिवोल्यूशनरी चेंजेस इन ट्रांसपोर्ट। इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो ज़रूरतें थी उसकी वजह से किस चीज़ में रिवॉल्यूशन आया? ट्रांसपोर्टेशन में, कम्युनिकेशन में। मान लो कि एक फैक्ट्री लगाई गई है, उसमें बना हुआ सामान जो है दूसरे शहर पहुंचाना है, तो उस किसकी मदद से जाएगा? ट्रांसपोर्टेशन अच्छा सिस्टम होगा ना, वहाँ पे अच्छे रोड्स होंगे, अच्छी जो है ट्रक वगैरह जो भी जिससे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। और कम्युनिकेशन यानी कि कम समय में डिमांड जो आई है उसको कंप्लीट करने की कोशिश की जाए, तो इससे उनमें भी चेंजेस आए। रोड कंस्ट्रक्शन इम्प्रूव्ड वास्टली, जल्दी से बड़े बड़े रोड्स को बनाया गया, ठीक है, रोड्स को बनाया गया। एंड रेलवेज एंड स्टैम्प शिप्स वर इंट्रोड्यूस, स्टैम्प शिप्स और रेलवेज ये सब जो है उसकी ही देन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की ही। ऑल दिस हेल्प इन एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज एंड इन लार्ज स्केल माइग्रेशन ऑफ पीपल इन सर्च ऑफ जॉब। अब इसकी वजह से लोग क्या है, शहर की तरफ जाने लगे, लोग जो है पैसा कमाने के लिए शहर की तरफ जाने लगे, या इंडस्ट्रीज जहाँ पर एरिया में थी वहाँ पर एस्टेब्लिश होने लगे, जिससे लोगों की माइग्रेशन, लार्ज स्केल में लोगों का माइग्रेशन भी होने लगा। किसकी सर्च में जाते थे वो? जॉब्स की, काम की तलाश में। इससे जो है व्यापार का एक्सपेंशन भी हुआ, धीरे धीरे जो है व्यापार काफ़ी रूप से बढ़ता गया। देन लॉज एंड एजुकेशन, टू मीट द न्यू नीड्स यूनिफॉर्म लॉज वर फॉर्म्ड। अब जरूरतों के हिसाब से नई नई जरूरतें का जन्म हुआ, तो इसकी वजह से एक जैसे लॉ, नियम बनाए गए एंड कोडिफाइड, उनको कोडिफाई किया गया, लागू भी किया गया और कोड भी दिया गया। द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इंक्रीज्ड एज द डिमांड फॉर स्पेशलाइज्ड एंड स्किल्ड पर्सनल इंक्रीज्ड। अब जो किस चीज़ की जरूरत महसूस होने लगी? एजुकेशन की इम्पोर्टेंस की, वो बढ़ती चलेगी उसकी इम्पोर्टेंस, और जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई, क्योंकि फैक्ट्रीज में जो है मशीनों को चलाने के लिए स्किल्ड जो है कर्मचारी की जरूरत महसूस होने लगी, तो वो बढ़ते गए, स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए थी, तो वो सब कर्मचारियों को जो है ट्रेनिंग वगैरह से या एजुकेशन देकर जो है देने की जरूरत महसूस की गई। ऑल दिस चेंजेस हेल्प्ड इन मॉडर्नाइजेशन, इन सब चीज़ों ने आधुनिकता को एक तरह से जन्म दिया, यानी कि मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ फिर हमने रुख किया। थैंक यू स्टूडेंट्स, रिमेनिंग पार्ट वी शैल डू टुमारो।